बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। और मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह। जैसा कि आपको पता है, हमने स्टार्ट कर दिया था सिलसिला के 2021-22 के लिए चाइना स्कॉलरशिप के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये दूसरा पार्ट है, मतलब कि पहली एपिसोड में जो पहला पार्ट समझ लें वो उसमें हमने ओवरव्यू दिया था कि क्या स्कॉलरशिप, क्या चाइना स्कॉलरशिप है, क्या कैसे उसमें स्टाइपेंड कितना होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें बताई थी। इसमें हम ये दूसरी वीडियो इसमें इसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कैसे कैसे वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने बनवाने हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह, उसमें हम एक एक डॉक्यूमेंट्स में आपको हम बना के दिखाएंगे, मतलब कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए थे वो कैसे थे और आप उसको जो है कैसे बनवाएंगे। इसमें सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्स का बताएंगे कि ये रिक्वायर्ड होते हैं। ये रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन होती है ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इस वीडियो में हम सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बता देंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला क्या है जी, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। नंबर 1, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। बग़ैर पासपोर्ट पे के आप चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पासपोर्ट ना होने की वजह से आपकी स्कॉलरशिप रह गई, इसका मतलब ये कि आप सीरियस नहीं हैं अपने साथ। तो पासपोर्ट बनवा लीजिए, कोई नहीं, टाइम लगता है। अब इसका तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ पासपोर्ट बनवाने का। आपने क्या करना है, आपके जो है डिस्ट्रिक्ट में होगा क्या नाम है, पासपोर्ट ऑफिस, या आपका जो तहसील है उसमें भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, उस ऑफिस में आपने चले जाना है, या उसमें नहीं जाते तो नेशनल बैंक होगा आपका आपके इलाके में, उसके सामने कोई फ़ोटो कॉपी शॉप होगी, आप उसके पास जाएंगे कि मुझे चलान फॉर्म दे दें, या चलान जो है वो दे दें पासपोर्ट का। पासपोर्ट के लिए वो कहेगा आपने नॉर्मल बनवाना है या अर्जेंट बनवाना है। नॉर्मल की फ़ीस होती है 3000 थी आज से 2 साल पहले जब हमने बनवाया था। अब पता नहीं कितनी है, या 200-300 या 500 बढ़ गई होगी, बस 3500 तो ये होगी। और जो अर्जेंट होता है, नॉर्मल जो होता है ये आपको 15 दिन बाद मिल जाता है, और वो जो अर्जेंट होता है वो आपको 5-6 दिनों बाद मिल जाता है। उसकी फ़ीस जो 6500 या 6000 थी 2-3 साल पहले, अब का नहीं पता कि अब कितनी फ़ीस है। ठीक हो गया। और पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं कि जब आप बनवाने जाते हैं। वैसे एजेंट जो होता है उसके पास आप जाएंगे, वो आपको कहेगा कि भाई आपको हम 4500 रुपया आप दें नॉर्मल का, या 4000 दें, आपको हमें अपने आईडी कार्ड की कापी दे दें और आ जाएं जी, ऑफिस आ जाएं, और हम आपको पासपोर्ट को जो है पासपोर्ट बनवा देंगे। आपकी सिर्फ तस्वीरें वो खींचेंगे और आपका, जिसे कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आपका पासपोर्ट जो है नॉर्मल बनवाएंगे तो वो 15 दिनों के बाद बन के आ जाएगा। हम भी जब गए थे वो भी ऐसे ही कह रहे थे आज आ जाएँ जी, आ जाएँ। कि इसका जो और भी होता है इजी पैसा या जायज़ कैश के थ्रू, उनका जो अकाउंट नंबर एक बना होता है, उस पर भी आप वो फ़ीस जो होती है वो सबमिट करा के, वो जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है वो लेके, ये एक थोड़ा सा एक अलग चक्कर है, इसको छोड़ें। हम जब गए थे हमें भी वो कह रहे थे कि आप 4000 दे दें, 4500 तो हम आपका बनवा देंगे। तो मतलब कि हमें खुद तो जाना पड़ेगा। वैसे उनका एजेंट जो बाहर बैठे होते हैं वो आओ जी आओ, हम आपको पासपोर्ट बनवा देंगे, ये वो कह रहे थे, और ऑफिस में भी, ऑफिस के बाहर बंदे थे। तो हमने कहा नहीं भी, टका नहीं मिलना, हम अपना नॉर्मल खुद से बनवाएंगे, जितने पैसे भी लगेंगे। हमें पता था कि 3030 रुपये उस वक्त की फ़ीस, 30 रुपये बैंक वालों ने लिए थे शायद। तो वो हो गया। वो फिर हम जैसे हम जब गए डॉक्यूमेंट्स, हमें कहा गया था कि आपके आईडी कार्ड की कापी और आपके फादर के आईडी कार्ड की कापी ज़रूरी है। तो या आपके मदर जो हैं, वालदा की आईडी कार्ड की कापी, उसकी भी ज़रूरी है। ठीक है। हम जब गए वहाँ पे, उसने कहा कि भाई पासपोर्ट वाले ने कि आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कापी है, वो उसकी क्या नाम है, डोमिसाइल की, डोमिसाइल की कापी है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो सनतें हैं या रिजल्ट कार्ड है उसकी कापी है। हमने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा अब आपका नहीं बनेगा, तो क्या करना है। हमने कहा चलें ठीक है, हम वो लेके आ रहे हैं। साथ बंदा एक बाहर खड़ा था, उसने कहा हाल भाई बन गया। हमने कहा नहीं ऐसे ऐसे, वो यार उसको 200 दे दो, वो आपको बना देगा, अंदर जाने देगा। ये हर जगह ऐसा सिस्टम शायद चल रहा है। उस वक्त तो ऐसे ही था, अब शायद तब्दीली आ गई हो तो पता नहीं। तो ठीक हो गया। तो वो ऐसा चल रहा था। तो फिर हमने कहा नहीं भाई, हमने कहा हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, हमारे पास स्कैन है, पर हम स्कैन है और हम प्रिंट निकलवा के आ जाएंगे। हम प्रिंट निकलवा के आके और आके उसने आईडी कार्ड की अपने की फ़ोटोकॉपी भी, वालदा की, वालिद की, और इंटरमीडिएट की फ़ोटोकॉपी, बायोमेट्रिक की। हालांकि कोई तुक नहीं बनता मैट्रिक और इंटरमीडिएट की फ़ोटोकॉपी मांगना उनका। वो भी तो होते हैं जो क्या नाम है, जो बगैर मतलब पढ़े लिखे होते हैं, पासपोर्ट बनवाने जाते हैं। मतलब हज उम्रा करने के लिए कोई जाता है, बुजुर्ग होता है, वो खैर पढ़ा लिखा तो नहीं होता, उसकी मैट्रिक तो नहीं होती, उससे क्यों नहीं लेते फिर।
तो ये सिर्फ ये था कि 100-200 हमें दे दें, हम आपको जो है आगे आपकी जल्दी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दें, आपको अंदर भेज दें। बस आपका 3,000 रुपया, ये सिर्फ 3,000 रुपया बैंक में चालान लगेगा बस, उसके अलावा आपकी कोई फीस नहीं होती। है। अगर एजेंट आपको आपसे 4,4500 5,000 मांगते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बनवाना चाहते हैं। हाँ, 3,000 या 3,500 फीस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई होगी, 300 बढ़ गई होगी या 400। अब डॉक्यूमेंट्स आपके, मैं आपके अपने आईडी कार्ड की कापी आपकी, इसलिए मैंने आपको सिनेरियो बताया कि ताकि ये डॉक्यूमेंट सारे ज़रूरी आप साथ ले जाएं। ये ना हो कोई उठ के कहे जी ये तो डॉक्यूमेंट ज़रूरी होती नहीं है, ये हमें ही छोड़ रहा है। तो मैं आपको कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। ये ना हो हमारे पास तो स्कैन में थे, आजकल हर किसी के पास हैं, शायद किसी के पास ना हो। 15-20 किलोमीटर या आप तहसील छोड़ के डिस्ट्रिक्ट में गए हूँ पासपोर्ट बनवाने के लिए, वहाँ से जाएँ, आपको पता चले कि आपके पास ये है नहीं जी डॉक्यूमेंट। तो आपके आईडी कार्ड की कापी, आपके वालदा की आईडी कार्ड की कापी, आपके वालिद की आईडी कार्ड की कापी, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की, ये भी रिजल्ट कार्ड की कापी और डोमिसाइल की कापी एक ले जाएँ, क्या इशू है। और तस्वीरें मेरे ख्याल में नहीं होती हैं, वो तस्वीर वहीं पे ही और जो खींचते हैं आपकी, एक आध ले जाएँ, शायद कोई ज़रूरत पड़ जाए। ठीक हो गया, ये था तरीकाकार। किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपने ऑफिस में जाएँ। हाँ अलबत्ता आप अगर आपका कोई वाकिफ़ है तो फिर वो आपका इसमें इतना रश नहीं होता, क्योंकि पासपोर्ट हर बंदे तो खैर बनवाना होता है, ये आईडी कार्ड थोड़ी है। तो तरीकाकार हो गया, ठीक हो गया। वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, लेकिन एक मरतबा जब कोई बंदा देखेगा वीडियो, उसको ये बेसिक है, इसी वजह से सबके लिए क्लियर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है जी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, मतलब कि ये अंडर ग्रेजुएट का सेम है, अंडर ग्रेजुएट, बैचलर, मास्टर सब के लिए। मतलब कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है? डॉक्यूमेंट्स इसमें ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि आपके बैचलर की डिग्री, आपके जो है मास्टर की डिग्री अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और ट्रांसक्रिप्ट भी, ठीक है। और अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो फिर आपकी इंटर की डिग्री आपके पास होना चाहिए। मतलब ये कि अगर आप इंटरमीडिएट के लिए के स्टूडेंट हैं और बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास मैट्रिक की सनद और रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए, और इंटरमीडिएट की सनद और रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए। अगर सनद नहीं है, रिज़ल्ट कार्ड से काम चल जाएगा, लेकिन वीज़ा लगवाते वक्त जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब आपको सनद की ज़रूरत पड़ेगी, तब तक आप अर्जेंट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। ये बैचलर का हो गया, मतलब बैचलर वालों के लिए। अब जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर की जो है डिग्री। अब वो स्टूडेंट्स जो हैं जिनके पास सिर्फ, और जो 6वें या 7वें सेमेस्टर में या 8वें सेमेस्टर में अभी पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, तो उनके पास डिग्री नहीं है, अप्लाई करने के लिए डिग्री नहीं है, या ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, या ट्रांसक्रिप्ट है तो डिग्री नहीं है, तो उसकी कंडीशन में भी आपको बता देता हूँ। ये बैचलर वालों की बता रहा हूँ जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनके पास बैचलर की डिग्री है, बीएससी 4 ईयर या एमएससी मास्टर डिग्री 16 ईयर, ठीक है, उनके लिए कंडीशन है। तो अगर तो आप 6वें 7वें या 8वें सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो आपके पास होप सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये बंदा फलां, इसका नाम ये है। होप सर्टिफिकेट का जो है जो सैंपल है वो इंशाल्लाह मैं वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूँगा। तो वो होप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सिर्फ उनको बता रहा हूँ जो अभी पढ़ रहे हैं 6वें 7वें 8वें, 6ठे 7वें 6वें चलता है, ठीक है, 6वां कह दिया तो 6ठे 7वें या 8वें सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उनके पास होप सर्टिफिकेट आपने यूनिवर्सिटी से बनवाना है कि ये बंदा इस मतलब कि ये इतने सेमेस्टर में पढ़ रहा है, ठीक है, इतने में चलता है, ठीक है। उसके बाद ये 7वें 8वें या इसकी डिग्री जो है इस बंदे की अगस्त या जुलाई में इसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, और इसको हम ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री दे देंगे, जो भी है वो ये होप सर्टिफिकेट होता है। तो वो होप सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई करेगा, और ये होप सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करेगा जहाँ पे डिग्री अपलोड करनी होती है, फाइनल डिग्री, ठीक है। और जहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी होगी, ये जो क्या नाम है होप सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट्स ने, वहाँ पे आपने 7 या 6 या 7 सेमेस्टर का रिजल्ट कार्ड आपके पास होगा, वो आपने इकट्ठा, जो रिजल्ट कार्ड यूनिवर्सिटी से मतलब कि अलग अलग होता है ना, 1 सेमेस्टर का 2 सेमेस्टर का, वो आपने उन सब से ले लेना है, उनसे सारा रिजल्ट कार्ड जिस 6-7 बनेंगे उनको आपने एक ही पीडीएफ फाइल में बना लेना है, वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट बन जाएगी, ठीक है। और डिग्री जो आप जहाँ पे आपने अपलोड करनी होगी वहाँ पे आपने, ये आगे बताएंगे आपको किस तरह कहाँ पे डिग्री अपलोड करनी है, कहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट, तो ये सारी चीज़ें। फिलहाल आप फोकस करें कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से, ठीक है। आपके पास होप सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ जितने भी आपने सेमेस्टर पढ़े हुए हैं उन सब का रिजल्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब आते हैं जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, ट्रांसक्रिप्ट है उनके पास, लेकिन डिग्री अभी नहीं है। अब हम क्या करें, क्योंकि डिग्री तो 2 साल बाद मिलती है, हम रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, तो उसके लिए ये कंडीशन है। ट्रांसक्रिप्ट तो आपके पास आ गई 8 सेमेस्टर की, 4 सेमेस्टर की, जितनी भी है, मतलब 8 के लिए मैं ये बैचलर की बता रहा हूँ अभी, मतलब कि जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
ट्रांसक्रिप्ट आ गई। डिग्री अगर नहीं है, आप यूनिवर्सिटी से कहें कि हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना के दें, वो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना के देंगे कि भाई ये बंदा है, इसका नाम ये है, इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, और इसकी CGPA जो ट्रांसक्रिप्ट में लिखी होगी वही आप वो वहाँ पे लिखेंगे कि ये CGPA है और ये इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है, ये तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बन गया। इसका भी इंशाल्लाह मैं जो है उस पर वेबसाइट पे वो क्या नाम है उसे कहते हैं, टेम्पलेट या फॉर्मेट जो है अपलोड कर दूंगा, डॉक्यूमेंट सैंपल के नाम से होगा वहाँ पे जाके। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज होती है वो नई उन्होंने मतलब कि उन्होंने उनका कैंपस शुरू हुआ होता है, उनके पास वो फॉर्मेट होता नहीं है, तो वो स्टूडेंट से कहते हैं कि फॉर्मेट चाहिए, तो वो अपलोड हो जाएगा। अब ये होगी बैचलर वालों के लिए जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब जो मास्टर जिन्होंने की हुई है, जो PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका क्या सीन है? उनका भी सीन ऐसे ही है। अगर तो वो उनकी मास्टर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, उनके पास डिग्री मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री नहीं है तो फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर वो पढ़ रहे हैं, मतलब कि 2 साल की होती है ना MPhil, पढ़ रहे हैं, तीसरे सेमेस्टर में हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं तीसरे सेमेस्टर में। और जैसे ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आप सिलेक्ट होंगे, तब तक आप डिग्री आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी, चार जो है सेमेस्टर पूरे हो चुके होंगे, तो वो फिर आपने वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री तब आपको मिल जाएगी, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसका कोई मसला नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ वीज़ा वगैरह का कोई चक्कर नहीं बनता, सब कुछ ये बात की चीज़ें हैं, ठीक हो गया। आप क्लियर हो गए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, कैसे हैं, आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप होप सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप पढ़ रहे हैं 6वें 7वें 8वें सेमेस्टर में, आपके पास होप सर्टिफिकेट और जितने भी आपने सेमेस्टर पढ़े हुए हैं उन सबका रिजल्ट कार्ड, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पास ज़रूरी होने चाहिए। अब ये क्या बला है जी, रिकमेंडेशन लेटर वो चीज़ें होती हैं, ये मतलब कि आपने क्या करना है, जहाँ से आप ग्रेजुएट हुए हो, बैचलर के स्टूडेंट्स जहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं, जिस मतलब कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो आपने उस कॉलेज में चले जाना है। आपने किसी 2 प्रोफेसर जिसने आपको पढ़ाया था उनके पास चले जाना है कि सर आपने रिकमेंडेशन लेटर हमें बना के दें, आप हमारे टीचर हैं, तो वो आपको रिकमेंडेशन लेटर बना के देंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारे प्रोफेसर को इतना नहीं पता होगा कि रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट कैसे होता है, तो वो हम वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे ना, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एक चीज़ इसीलिए क्लियर करके बताएंगे रिकमेंडेशन लेटर्स की, कि कैसे आपने रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं, ठीक है। वो जो रिकमेंडेशन लेटर होंगे वो फिर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स के होने चाहिए, ठीक हो गया, भी होने चाहिए, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको हम पहले बता रहे हैं क्योंकि मेरे पास इतने मैसेजेस आए कि सर हमारे पास जो है प्रिंसिपल का है और हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा हुआ है, ये लेक्चरर का है, अब हम क्या करें, क्या ये चल जाएगा? भाई हमारे अगर बस में होता तो हम कहते हैं कि यार जो भी है बस आने दो, चल जाएंगे। तो आपको एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, तो इनके अगर वो जो है रिकमेंडेशन लेटर लाजमी होगी, क्योंकि चाइनीज़ बगैर इसके एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, सीधी सी बात है, वो नहीं एक्सेप्ट करते। मैंने बहुत सी रिजेक्शन देखी है, मुझे खुद मेल्स आई थी, क्योंकि स्टार्ट में जब मैंने किया था तो वो उन्होंने कहा था कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, ये नहीं चलते थे, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर लाजमी हो। कोई कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट में HOD है, तो क्या हम उससे बनवा सकते हैं? हाँ, अगर HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अकेला, तो उसके चल जाएंगे। तो ये आपको देखना होगा, आपको किसी ना किसी तरीके से तो इंशाल्लाह हम आपको जब रिकमेंडेशन लेटर बारी आएगी उसकी कैसे बनवाने हैं उसमें हम बता देंगे आपको, ठीक हो गया जी। मज़ीद 2 रिकमेंडेशन लेटर जो मतलब कि कॉलेज अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेज से बनवाएंगे, जहाँ से उन्होंने FSc डिप्लोमा FA जो चीज़ भी है की हुई है, और जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनकी बैचलर है, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं उस यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोफेसर से आप जाएंगे जिन्होंने आपको पढ़ाया हो, तो फिर वो उनसे कहें कि सर ये आप मुझे जो है साइन करके दें और रिकमेंडेशन लेटर बना के दें कि भाई वाकई ये मेरा स्टूडेंट है, इसको मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाया था, ये वो रिकमेंडेशन लेटर जब की बारी आएगी उसमें हम आपको बता भी देंगे। मेन चीज़ आपको हम लिंक जो है वो डॉक्यूमेंट सैंपल का वेबसाइट का वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे अगर सैंपल पड़े हों तो आप देख लेना, अगर PDF या ऑफिस फाइल में हमें मिले तो हम वो भी अपलोड कर देंगे टाइप किए हुए, तो आपकी आसानी के लिए, ठीक हो गया। तो अब पासपोर्ट हो गया बैचलर की, आपको मतलब कि आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होगी जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए, 2 रिकमेंडेशन लेटर। इसके बाद है जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। अच्छा, अब ये चीज़ आती है कि क्या चाइना स्कॉलरशिप के लिए IELTS ज़रूरी है, क्योंकि बाहर किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए वो कहते हैं कि IELTS जो इंग्लिश का टेस्ट होता है वो आपके पास होना चाहिए, 6 बैंड 6.57 जो भी होता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। वो क्या वो हमारे पास नहीं है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? जो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बगैर IELTS के, IELTS हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है कोई मसला भी नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं दोस्त हमारे, वो सब बगैर IELTS के गए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन होती है जिनमें IELTS कंपलसरी होता है, वो आटे में नमक के बराबर है, 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ होंगी बस,
तो वो हम आपको बता देंगे कि जहाँ पे आइट्स कंपलसरी है। उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट काफ़ी है। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ये क्या बुला है, ये भी आप जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं उसी यूनिवर्सिटी में आप अपने डिपार्टमेंट में या अपने जो है आपका रजिस्ट्रार का ऑफिस होगा या जो डायरेक्टर का ऑफिस जो भी होगा उनसे कहें कि भाई हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना के दें। वो आपको बना के देंगे कि भाई हाँ भी इसकी जितने सब्जेक्ट थे वो सारे इंग्लिश में थे, ये इसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, ये वो जो भी होता है। तो वो भी उसका भी सैंपल हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक एक डॉक्यूमेंट्स पे जब हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और एचएस के सर्टिफिकेट भी होता है जिनका मेजर चाइनीज़ में, मतलब जिन्होंने चाइनीज़ में वहाँ पे जाके पढ़ना होता है इनके लिए, उनके लिए एचएस के सर्टिफिकेट। एचएस के मतलब ये कि चाइनीज़ के कोर्स होते हैं, एचएस के 1 2 3 4, तो आपने चाइनीज़ में वहाँ पे स्टडी करनी होती है, तो वो उनके लिए होते हैं जो चाइनीज़ का के लिए होता है। ये एक मैंने वैसे बता दी क्या, ताकि आपको एक आपके जहन में खाका बन जाए कि एचएस के असल में होता क्या है। ये लाइट्स थोड़ा सा इशू कर रही हैं, ये स्पार्किंग कर रही है या क्या इशू है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, इग्नोर कर ठीक हो गया। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है, अच्छा इसके बाद चौथी पाँचवीं चीज़, फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए जी आपके पास। मतलब ये कि बाहर जाने के लिए मेडिकल, आप ऐसा समझ लें, तो मेडिकल जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म इसे कहते हैं, मेडिकल फॉर्म आप समझ लें। तो ये क्या होता है, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, जो भी आपका मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या तहसील का है, तो उस वहाँ से जाके आप बनवाएंगे। ये आपको हम फॉर्मेट दे देंगे। फॉर्मेट मतलब ये कि ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपका टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, पहले ये डॉक्यूमेंट्स बनाने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, जैसे डॉक्यूमेंट्स बन गए फिर तो अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो फिजिकल, और इसमें क्या करना है जी, ये फिर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ से जो टेस्ट वगैरह उस फॉर्म पे लिखे होंगे सारे, वो आपने करवाने होंगे। वहाँ से करवा के किसी MBBS डॉक्टर की आपके उस पर जो है स्टैंप लगेगी, जो स्टैंप लगाएंगे वो आपके फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म पे, आपके मेडिकल फॉर्म पे, ऐसा समझ लें। तो वो फिर काबिल कबूल होगा, उस पर आपकी तस्वीर लगेगी। वो इंशाल्लाह डिटेल में आगे बताएंगे कि वो कैसे आपने फ़िल करना है फॉर्म, या उन्होंने वो फिल करके देंगे, जो भी चीज़ें होंगी तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया। अच्छा इसके बाद है स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल, और इसके अलावा क्या होता है, पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मास्टर के लिए स्टूडेंट्स होते हैं या बैचलर के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बैचलर के मतलब मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जो बैचलर के लिए मास्टर के लिए और अंडर ग्रेजुएट होते हैं बैचलर के लिए, उनके लिए स्टडी प्लान काफ़ी होता है। स्टडी प्लान ये क्या बुलाया, हमें तो कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारा रिसर्च वर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम पढ़े हैं, हम ने तो वही किताबें जो रट के जो पेपर दिए होते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो हमें तो पता नहीं है। तो ये सबके साथ ऐसा ही होता है, तकरीबन जो पाकिस्तान से होते हैं या बाहर कंट्री से होते हैं, तकरीबन उनका जो है रिसर्च में हाथ थोड़ा तंग होता है, जो बैचलर के स्टूडेंट्स होते हैं। या हमारा ये निज़ाम ही ऐसा है कि यहाँ पे बस जो है आपके सामने है, हर किसी को पता है, ठीक है। तो ये स्टडी प्लान ये हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने बनाना है, क्या चीज़ें होती हैं। रिसर्च प्लान, ये स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल, ये सारी चीज़ें। रिसर्च प्रपोजल PhD वालों के लिए होता है। पर्सनल स्टेटमेंट कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ वो जो है मास्टर के लिए भी मांग लेती हैं, ये भी हम आपको बताएंगे ये क्या बला होती है। रिसर्च प्लान, स्टडी प्लान, ये हम सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये 2 या 3 पेजेस का होता है, ये आपका घंटा 1.5 घंटा लगेगा आपको बनाने में। तो वो एक मरतबा बन गया, वो फिर सब के लिए सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप वही उसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। एक मरतबा मतलब आपने बना लिया तो आप चाइना की किसी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम आपको इंशाल्लाह बता देंगे, टेंशन लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं, ठीक हो गया। इसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड की कहते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगती हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन में शामिल होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स मस्ट हमें चाहिए। वैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो उनको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको 80 to 90% यूनिवर्सिटीज़ में नहीं रिक्वायर्ड होता, बस ये चंद एक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है बस, किसी तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा, एट द अप्लाई टाइम आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करने लगेंगे वो कहेंगे ये आप अपलोड कर दें, तो उसके लिए फिर जो है आपको क्या नाम है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। दिसंबर में बनवाइएगा, ताकि उसकी वैलिडिटी होती है 6 माह, तो ये आपका अप्रैल मई तक चल सकेगा, वो आपके लिए फ़ायदा हो जाए अगर आप दिसंबर में बनवाते हैं तो। ठीक हो गया। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे बनाना है इसका भी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। आपने क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट आपका जो है DPO ऑफिस या खिदमत सेंटर बने होंगे। ये पंजाब में खिदमत सेंटर, ये हाँ पंजाब की बात कर रहा हूँ। तो आपने वहाँ पे चले जाना है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है ऑफिस जो है वहाँ पे आपने ID कार्ड की कापी, आपके पासपोर्ट की कापी, 2 पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ फ़ोटो वो अटेस्ट हुए हों गज़टेड ऑफिसर से, तो वो लेके आपने चले जाना है। आपने जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर में या खिदमत सेंटर में वो वहाँ पे आप देंगे उनको,
और वो फिर आपको क्या, और इसके स्टाम्प उसके पेपर। साथ स्टाम्प पेपर भी होगा 50 या 100 रुपये का स्टाम्प पेपर कचहरियों से बनवा लेना है। या अगर आपको ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही है, ये सारी चीज़ें आप लेके पासपोर्ट, आईडी कार्ड ओरिजिनल और दो फ़ोटो, ये सारे लेके जो है आप इस कचहरियों में चले जाएंगे, जो अदालतें होती हैं वहाँ से आप उनको कहें कि मुझे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की फ़ाइल बना के दें। वो आपसे 300 से 400 रुपया लेंगे, वो फ़ाइल बना के देंगे। उसके बाद वो फ़ाइल लेके आपने पुलिस ऑफिस में चले जाना है। पुलिस ऑफिस जो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में, वहाँ पे 200-300 रुपया उसकी फ़ीस होती है, तो वो लेंगे, तो वो उनको देंगे और वो फिर आपको कहेंगे ये कल आके आप उठा लीजिएगा। या आपको वो ये कहेंगे कि ये आप मुतलका थाना जो आपको लगता है वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ पे ये आप वहाँ से क्लैरिफाई करा के आ जाइए कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। वो जैसे ही क्लियर कर देंगे, वो फिर जहाँ वहाँ पे जब आप जाएंगे थाना में जो आपको लगता है, वो फिर आपको कहेंगे कि आप अपना जो आपका नंबरदार या आपका जो काउंसलर है या फिर आपका चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है, वहाँ से किसी उनके से साइन करा के लेके आएँ। वो फिर आप साइन करा के दोबारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस जाएंगे, वो थाना जाएंगे, थाने वाले फिर आपको वो आपको ये कहेंगे ठीक हो गया, ओके हमने आपकी रिपोर्ट जो है आपका जो है भेज दिया है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर में। फिर आप वहाँ से जब जाएंगे नेक्स्ट डे आपको वो मिल जाएगा। वैसे आजकल सुना है कि वो साइन वगैरह ज़रूरी है, बस आप फाइल जमा कराएं 2 दिन बाद आपके पत्ते पे पहुंच पता जो आपको लिखा होगा वैसे फाइल ये पे, आजकल है। वो वहाँ पे आ जाएगा। तो इतनी बड़ी ये बात नहीं है। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं ताकि जब भी एक बंदा वीडियो देखे ये उसको सारा पता चल जाए कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बनता है। एक और बात डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मुझे अभी याद आ गई, वो जो आपने डिग्री का कहा था, ट्रांसक्रिप्ट, प्रोविजनल जो भी हमने कहा था, ये सारे जो है आपके नोटरी पब्लिक होने चाहिए। हाँ, नोटराइज्ड। Notarized। ये जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके बैचलर की डिग्री मतलब कि जो ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री जो है, ये जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर की डिग्री, और जो एमफिल किए हुए हैं और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी एमफिल की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, और बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भी साथ, ठीक है। ये नोटराइज होने चाहिए। अगर होप सर्टिफिकेट है तो वो भी होप सर्टिफिकेट, वो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, वो भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की रिजल्ट कार्ड या संत है, वो भी आपके नोटराइज होने चाहिए। नोटराइज कैसे करवाना है आपने, वो आपने चले जाना है वहाँ पे अपना जो है अदालतें जो आपकी हैं वहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स देंगे कि भाई ये मुझे नोटरी पब्लिक करके दो। नोटरी पब्लिक जब आप उनसे कहेंगे कि उनको पता चल जाएगा, वो आपसे यही पूछेंगे सिर्फ नोटरी पब्लिक करने हैं। आपने कहा हाँ बिल्कुल नोटरी, सिर्फ नोटरी बस पब्लिक आपने ऐसा करना है, एक बंदा वाकिफ ढूंढ लेना है जो कचहरियों में हो, ठीक है, उसको पेज दे के नोटराइज करवा ले, वरना वो एक डॉक्यूमेंट्स के ज़्यादा चार्ज कर लेंगे। हाँ, 100-200 चार्ज। वैसे तो 10-20 रुपये एक डॉक्यूमेंट्स के लेते हैं, वहाँ पे तो 50 एक डॉक्यूमेंट्स का भी ले देते हैं। अब ये कराने कितने हैं, ये जब हम डॉक्यूमेंट्स आपको रिव्यू करवाएंगे कि कैसे आपने नोटराइज करवाने हैं, कैसे होते हैं, तो उसमें जो है आपको बताएंगे कि कितने आप आपको बता देते हैं आपने क्या करना है। आपने 3-3 सेट जो हैं नोटराइज करवा लेने हैं। ये अब आपको मैं बताने लग जाऊँ 2-2 सेट, तो इस तरह के वो बस रफड़ आप बन जाएगा। फिलहाल आप नोटराइज होने चाहिए, बस। ठीक है। ये ये बात बताएंगे, उस पे अलग वीडियो बनाएंगे, टेंशन ना। हाँ ठीक हो गया जी। जैसे हम बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट पे बनाएंगे ना वीडियो, तो उस पर हम नोटराइज में भी डिटेल में जाएंगे। इसके बाद आपके पास CV होनी चाहिए, करिकुलम विटाए CV आपके पास लाजमी होनी चाहिए। वो आप जैसे ही बनाएंगे अपनी CV एक स्ट्रॉन्ग से तैयार कीजिएगा। हम आपको वीडियो एक बना के भी बनाएंगे कि CV पे ऑलरेडी भी एक बनी हुई है लेकिन हम लेटेस्ट वीडियो, लेकिन हम मज़ीद बनाएंगे कि आपको इस पे कौन सी चीज़ें करने की बेहतर है। ये वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ज़रूरी होता है। आप पूछेंगे एक्सेप्टेंस लेटर क्या है, उस पर भी हम आ रहे हैं कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। ये CV आपके पास होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग सी बनी हुई अच्छी सी CV होनी चाहिए, क्योंकि CV के ऊपर सारी गेम है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है जी आपके पास पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए जो अपलोड करना पड़ता है। वो वाइट बैकग्राउंड के साथ आप अपलोड कीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा चाइना वाले यही वाइट बैकग्राउंड के साथ पसंद करते हैं। तो ब्लू नहीं, वाइट बैकग्राउंड के साथ पसंद कीजिएगा पासपोर्ट साइज़ जो नॉर्मल होती है भाई, ठीक है। इसके बाद है होता है मेन चीज़, इसका आखिर में हमने इसलिए रखा है कि एक मिनट, ये जो इस अब तक जो जितनी भी हम बता चुके हैं डॉक्यूमेंट, ये सब के लिए ज़रूरी है, ठीक है, ये मस्ट है। और ये जो अब हम बताने जा रहे हैं ये मैंडेटरी नहीं है। एक्सेप्टेंस लेटर इसे कहते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर। किसी बहुत से नाम सुना होगा, बहुत से पहली मरतबा सुन रहे हैं। ये एक्सेप्टेंस लेटर क्या है? एक्सेप्टेंस लेटर ये वो चीज़ है कि आपने क्या करना होता है कि चाइना के प्रोफेसर्स को आपने जिस यूनिवर्सिटी जो हैं चाइना की प्रोफेसर की जो 200 पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 279 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके प्रोफेसर जो हैं उनको आपने मेल करनी होती है
कि सर मैं वहाँ पे मास्टर के लिए या बैचलर का स्टूडेंट बैचलर, अच्छा ये एक्सेप्टेंस लेटर जो है ये बैचलर वाले के लिए नहीं है, मतलब जिनकी अंडर ग्रेजुएट है जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, ये मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है। बैचलर वालों के लिए नहीं है, मतलब मास्टर वालों के लिए है। मतलब कि ये कि जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो बैचलर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने मतलब कि बीएससी जो की हुई है उनके लिए, और जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिन्होंने मास्टर की हुई है ये उनके लिए है। बैचलर के लिए स्टूडेंट्स के लिए एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी नहीं है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। किस तरीके से लेना है, मतलब कैसे मेल्स करनी होती है, मेल्स क्या करनी होती है, वो हम सब आपको बताएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेप्टेंस लेटर है क्या। ये आपको पता चल गया कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सेप्टेंस लेटर, ये बैचलर के स्टूडेंट्स जो जिन्होंने मास्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है और जो मास्टर के स्टूडेंट्स जिन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है उनके लिए ये आपने करनी होती है। 280 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 279 289 उनके प्रोफेसर्स को आपने करना होता है मेल। मतलब कि आप ये समझेंगे ओ इतनी यूनिवर्सिटीज़ इसमें सबको मेल्स करना होगी, नहीं ऐसा नहीं है। ये 279 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें से आपने वो यूनिवर्सिटीज़ आपने फाइंड करनी है जहाँ पे जिनमें आपका मेजर हो, मतलब कि आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने वो देखना है कि सिविल इंजीनियरिंग किस यूनिवर्सिटी में। अब आप ये कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे ढूंढेंगे सिविल इंजीनियरिंग मेरा डिपार्टमेंट है, मेरा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है या नहीं है, मेरा सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें बात की हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहले आपको ओवरव्यू देते हैं इसमें, इसी वजह से आपको कह रहे हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इसी वक्त जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जब हम क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला जब शुरू करेंगे इस नए सेशन के लिए वहाँ पे आपका जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। वो ये अब मैंडेटरी नहीं है, अगर आप वीडियो अब देख रहे हैं ठीक है तो आप मेल्स शुरू कर सकते हैं, मतलब जब सितंबर है ठीक है। अगर आप ये वीडियो मार्च में या फरवरी अब तब देखेंगे तो उस वक्त ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उस वक्त ट्राई कर सकते हैं लेकिन ये हिस्सा नहीं है। हाँ किसी यूनिवर्सिटियों में ये लाजमी होता है, जैसे DUT हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और एक और यूनिवर्सिटी भी है, तो ये किसी यूनिवर्सिटी में होता है, सब में नहीं होता। हाँ ये अगर एक्सेप्टेंस ये लेटर हो तो आपके चांसेस मतलब के बढ़ जाते हैं। अच्छा रिजेक्ट तो खैर इस बार भी हुए हैं। तो अब ये सवाल होता है कि ये अगर ज़रूरी नहीं है तो फिर हम क्यों लें एक्सेप्टेंस लेटर, छोड़ें इसे, बस वैसे ही अप्लाई कर देते हैं तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर कभी कभी एक्सेप्टेंस लेटर में इतनी जान होती है कि आपका एडमिशन इसी के ऊपर होता है, एडमिशन लेटर एक्सेप्टेंस लेटर के। अब आपने फिर क्या करना होता है, एक्सेप्टेंस लेटर जब हासिल करना होता है, एक्सेप्टेंस लेटर जब हासिल करना होता है उसके लिए आपने प्रोफेसर को मेल करनी होती है। वो मेल क्या करनी होती है, कैसे करनी होती है, वो हम आपको अगले सेकंड उसमें बताएंगे, क्योंकि उसमें जब स्टार्ट करेंगे ना कि मेल्स कैसे करनी है, मेल फाइंड कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने, तो उसमें अब ठीक है वो आपने कैसे मेल करनी है। और उसमें जो एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए आपको आपने CV अटैच करनी होगी। मेल जब सेंड करेंगे प्रोफेसर को आपने CV अटैच करनी है, स्टडी प्लान रिसर्च प्रपोजल कुछ नहीं अटैच करना, सिर्फ आपने आपने क्या करना है CV अटैच करनी है। और वो जो प्रोफेसर आप CV देखेगा, अच्छा ये इसने ये किया हुआ है, ये सारी चीज़ें, तो वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर जो बिलिंग होगा वो आप दे सकेगा। अब मेल्स आप कितने प्रोफेसर को करते हैं कि आप 10 को करें 15 को करें, ये लिमिट कोई नहीं है, जितनों को मर्जी करें। जिस यूनिवर्सिटी में आपका डिपार्टमेंट है उनमें सब प्रोफेसर को आप मेल कर सकते हैं। मेल आपने तरीके से करनी है, वो तरीके हम आपको बताएंगे तरीका। मतलब ये नहीं कि आप एक यूनिवर्सिटी के 70-80 प्रोफेसर हैं आप सबको मेल खड़का देंगे हमें एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए मुझे, तो ऐसा नहीं करना। थोड़ा बहुत आपने औलाद रखना है, आपने बस सिर्फ वीडियो देखते जाना है, इंशाल्लाह आपको सब कवर हो जाएगा, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। अच्छा अब ये पता चल गया, ये थे सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर ये आखिर में हमने इसलिए रखा था क्योंकि ये है सबसे इम्पॉर्टेंट लेकिन है ऑप्शनल, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपको किसी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट का मिल जाता है, जो यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है या प्रोफेसर फुल प्रोफेसर तगड़ा प्रोफेसर है, तो वो जो है आपका एडमिशन आप उससे कंफर्म हो सकता है। वो हम आपको बताते जाएंगे कि आपने करना क्या है, कैसे जो है इसके लिए आपने स्ट्रेटजी जो है वो लड़ानी है। और वो सारे जो एक्सपीरियंस जो हमारे साथ हैं हुए थे वो हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे, सारे बताएंगे। हमारी कोशिश ये है कि जितने भी व्यूअर्स हमें देखते हैं तो अल्लाह करे सबका एडमिशन हो इंशाल्लाह होगा। तो हमारा हुआ है या नहीं हुआ इसको छोड़ें, ये सवाल है निशान, ये बाद का सवाल है निशान हुआ है तो उस ठीक हो गया। तो ये हो गई सारी चीज़ें। इस साल जो था हमने तो खैर वीडियोस अपनी तरफ से कोशिश की थी, बनाई थी, लेकिन कोई 70-80 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमें कहा है कि भाई आपका शुक्रिया, आपकी वजह से हमारी स्कॉलरशिप लगी है, जिन्होंने हमें कहा है, जिन्होंने अभी नहीं कहा, जिनके साथ जिनको हम जानते हैं जो मतलब पर्सनली ऐड थे, मतलब रिश्तेदार वगैरह दोस्त भाई वो अलग हैं, वो उन्होंने तो वो तो वीडियो देखते ही नहीं है, इस वजह से
तो फिर वो टाइम नहीं बन पाता। ठीक हो गया। तो ये होगी सारी चीज़ें, अब को वो सिलेक्ट हो गए हैं, कोई किसी को प्रोविजनल स्कॉलरशिप मिली है, किसी को यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, किसी को चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली है। तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं जो सारे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको स्कॉलरशिप मिली है। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी वजह से भाई जो है स्कॉलरशिप लड़कों को मिल जाएगी। मतलब कि हमें इतना वो नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो होप सो इंशाल्लाह हम आपको फर्दर गाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि कैसे कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियोस हैं, आई थिंक कोई 7-8 वीडियो और बनेंगी, 6-7 तो ये डॉक्यूमेंट्स पे बन जाएंगी और 1-2 और बनेंगी वीडियोस, उसमें हमको ओवरव्यू या जो हिसाब किताब होगा वो हम देंगे। तो ये 10 वीडियो टोटल बनेंगी मेरे ख्याल में। इन 10 वीडियो को जो बंदा देख लेता है उसकी चाइना स्कॉलरशिप इंशाल्लाह कंफर्म है। मतलब कि जो अगर सही से करता है, अगर आपकी किस्मत में नहीं है वो, तो फिर आपकी स्कॉलरशिप लग भी जाए, अगर ना जाए तो वो अलग बात होती है। ये मैं उनको बता रहा हूँ जो ये फॉलो करेंगे इंशाल्लाह उनकी स्कॉलरशिप लगेगी। अगर आपको कोई बंदा ये कहता है कि ये एवं ये ऐसी नहीं होता है, ऐसे नहीं अप्लाई करते जैसे ये बता रहे हैं, ये कुछ और बता रहे हैं, या फिर ये जैसे ये बता रहे हैं ऐसा नहीं है, तो वो सस्ते दानश्वर होंगे, आप उन पे बिलीव कर सकते हैं जो जैसा भी है। बहरहाल हम तो गाइड करेंगे भाई, अगर हमारी स्कॉलरशिप लग सकती है, हमें किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं थी। किसी के भी दोस्त वगैरह थे जिन्होंने, बहुत ज़बरदस्त दोस्त थे जिन्होंने गाइड किया था, तो हर किसी को शायद वैसे ना मिले, लेकिन यह है कि हम हैं इंशाल्लाह, हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारी स्कॉलरशिप लग सकती है, हमारी वजह से किसी और की स्कॉलरशिप लग सकती है, तो आपकी भी लग सकती है। क्या पता आप भी अगले साल उन्हीं लिस्ट में, उसी लिस्ट में हों जो स्कॉलरशिप होल्डर हों। तो ये सारी चीज़ें हो गई। काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, 31 मिनट की वीडियो हो गई है, क्योंकि ये बताना ज़रूरी था। क्योंकि ये एक बार आप देखेंगे तो आपकी सारी जो है क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं कोई बंदा ढूंढूं, यार ये जो बता रहे हैं काश इनका मुझे कांटेक्ट नंबर मिल जाए, मैं इनसे सारी चीज़ें पूछ लूँगा, भाई ऐसा नहीं होता। हमने भी शुरू में हमारे तो खैर जो दोस्त थे वो अच्छे थे, या जो समझ लें उनके पास टाइम थोड़ा बहुत था, तो इस वजह से हम उनसे हमने पूछ लिया था। तो हमसे अब होता इस तरीके से है कि अब देखें, मेरे मिसाल के तौर पर मेरे जो 7-8 दोस्त हैं वो मुझसे रब्ता करेंगे, इसके जो है वो रब्ता करेंगे, जो रिलेटिव्स हैं वो रब्ता करेंगे, जो फेसबुक फ्रेंड्स में हैं वो रब्ता करेंगे। तो फिर बता उनसे अगर ना बात करें तो फिर वो नाराज़ होते हैं, और आपसे आप तो अच्छे हैं, आप तो माइंड नहीं करते। ठीक हो गया। तो वेबसाइट पे भी काम करना होता है, उस पर भी हमने जो है थोड़ी बहुत वहाँ पे भी एफर्ट करनी होती है, वहाँ पे भी गाइड करना होता है। अभी फ़िलहाल हम कोई अच्छा मतलब जो आपके लिए एक अच्छी सहूलत पैदा कर रहे हैं वेबसाइट पे, तो उस चक्करों में लगे हुए हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो। तो भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ सहूलियत प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको ज़रूर ना कुछ इनका कुछ बैकग्राउंड में चक्कर चल रहा है, इनको पैसे जैसे मिलते होंगे, तो भाई कुछ नहीं मिलता। यही जो यूट्यूब की अर्निंग होती है, कितनी एक अर्निंग होगी, ये आप ये समझ रहे होंगे शायद लाखों में है, तो ऐसा नहीं है ये सीन। तो लाखों वाले जो है ना वो प्रैंक वाले हैं, या फिर वो जो क्या नाम है उनकी, जो वाइन्स वगैरह बनाते हैं वो होते हैं, क्योंकि उनके व्यूज़ काफ़ी होते हैं, जो लाखों में होते हैं, उनको लाखों रुपए में मिलते हैं। अगर हम आपको अपनी अर्निंग दिखाना शुरू कर दें, मतलब कि तो आप सोच के हैरान हो जाएंगे, यार ये वर्क कैसे कर रहे हैं, इतनी थोड़ी है, जब मिलता ही इतना थोड़ा है, तो इतना तो वो खैर वो हर किसी का अपना नसीब है, जो जिसको जितना मिलना है। तो बैकग्राउंड में कुछ नहीं चल रहा। बैकग्राउंड में अगर चलना होता तो हम फिर जो एजेंट जो हम बन के अप्लाई भी कर सकते थे। सिर्फ अप्लाई का हम 30 40 हज़ार जो है वो भी मुझे मैसेजेस आए, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे मैसेजेस आए कि हम आपको $500 देते हैं, हमारा अप्लाई कर दें। तो ज़मीर बड़ा ज़िद्दी है, मानेगा नहीं। तो हमारे जो दोस्त थे, कुछ जानने वाले थे, वो हमसे पूछ के लोगों का अप्लाई करते थे और उनसे चार्ज लेते थे। वो बाद में जाके पता चला, भाई मैंने कहा यार इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहा है, खैर है। तो उसने कहा भी ऐसा सीन है। तो मैंने कहा वो जी आओ जी, लो जी, हो गई, ठीक हो गया। ये ऐसा भी चल रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।